जी अस्सलाम वालेकुम। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था और आज हम करने जा रहे हैं डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। डायनामिक्स के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हमने स्टडी किया था। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमने स्टडी किया था। इसी तरीके से मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमने स्टडी किया और हमने क्या चीजें स्टडी करी, हमने न्यूटन्स के लॉज देखे, हमने इनर्शिया को स्टडी किया। ये सारे टॉपिक हमने स्टडी किए डायनामिक्स के अंदर। तो अब डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, आइए जी इसको जल्दी से कवर करते हैं। देखिए जी, पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है, अ कार वेइंग 9800 न्यूटन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है कि जिसका वेग है 9800 न्यूटन और वो चल रही है किस स्पीड के साथ? वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट। जब ब्रेक लगाएगा तो वो रेस्ट में आ गई। जब रेस्ट में आ गई तो अगर ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। और इस ब्रेक, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है? डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 50 मीटर का। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट दी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स से मुराद क्या होता है? रिटार्डिंग फोर्स से मुराद दिया है कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाना चाह रहा है, आप ब्रेक लगाएंगे तो एक इस मतलब जो आपका इंजन फोर्स यूज कर रहा है उसकी डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है, लेकिन जो ब्रेक फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। जब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसको कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डेशन का मतलब है रुकावटी फोर्स है, वो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो अब हम सबको पता है कि हमारे पास जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम। यानी फोर्स को निकालने के लिए एक मास का होना जरूरी है और एक एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। चले मास को हम निकाल लेते हैं किसके थ्रू? वेट के थ्रू। W इज इक्वल्स टू फॉर्म जी, एम जी हमारा फॉर्मूला है। W की वैल्यू है 9800। ग्रेविटी को रख लेते हैं 9.8। 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू m। मास कितना आ जाएगा? 100 kg। मास आ गया 100 kg का। 9800 वेट था, ग्रेविटी रखी 9.8, यहाँ लगा डिवाइड किया तो मास आ गया हमारे पास 100 kg का। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं होगी, डीसेलरेशन होगी। तो डीसेलरेशन निकालने के लिए करते क्या है, देखें जो ये इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर में, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे? मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 से, डिवाइड कराते हैं 3600 से, इससे ये कैंसिल। 40 डंजा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 36। तो 400 डिवाइडेड बाय 36 कर लेते हैं, कितना होगा? वैल्यू आ रही है 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस तय हुआ है 40 मीटर का, 40 का नहीं 50 मीटर का, 50 मीटर का डिस्टेंस तय हुआ है। ए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2a आपने मालूम करना है, ये आ गया आपके पास 50 मीटर का डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 11.11 और उसका स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, हम कर लेते हैं 11.11 का स्क्वायर। 11.11 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 123.43। देन a इज इक्वल्स टू 123.43 डिवाइडेड बाय 100। देन एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? और याद रखें वैल्यू नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 1.2343 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि डिसेलरेशन है, लेकिन फोर्स के अंदर हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर डिसेलरेशन हुई है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स होती है। तो अब फोर्स मालूम करनी है, तो F इज इक्वल्स टू एम है। तो इसके लिए अच्छा एक बात देखिएगा, ये 1000 होगा, ये जो है 100 नहीं होगा, इट्स 1000 के। सही। तो मास आएगा 1000, ग्रेविटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगी 1.2343। इसको रख के मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसको 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 4 इट्स अप्रोक्सीमेटली F इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 3 न्यूटन। 1 2 3 4 3 न्यूटन की रिटार्डेशन फोर्स लगेगी जो कि ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकेगी। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर यही आ रहा है।
जी 1 2 3 4.3, इट शुड बी 0.3, ठीक है, शुड बी 0.3, मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 1.2343 मल्टीप्लाई बाय 1000, जी 1234.3 न्यूटन की फोर्स आ रही है, एंड दिस इज दी करेक्ट आंसर एज इट इज इन दी बुक। ठीक है जी, आसान सा न्यूमेरिकल कर लीजिए इसको जल्दी से। अब ये देखिए अगला सवाल है आपसे, कह रहे हैं अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं हेलीकॉप्टर है जो कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना वेट रखता है ये हेलीकॉप्टर? इस हेलीकॉप्टर का वेट है 3920 न्यूटन, और ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है? वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर वेट दिस, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ दिस। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी ऊपर इसको लेकर जाने के लिए, जो कि इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। देखिए यहां पर जो टोटल फोर्स होगी जो कि उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगी ना, वो बराबर होगी एक वो फोर्स के जो कि इसका वेट है, और दूसरी वो फोर्स जो कि हेलीकॉप्टर खुद से प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो लाजमी है कि जब ये वाली फोर्स इससे ज्यादा हो तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाली फोर्स जीरो हो तो फिर ये ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर के बाद ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होगा, और अगर फिर तो कम हो जाए तो फिर तो नीचे गिर जाएगा। तो टोटल फोर्स निकालने के जितना भी वेट होगा उससे हमें जो फोर्स हम ऑब्टेन करेंगे जो कि इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको वेट से ऐड करना पड़ेगा, तब कोई जाकर आपके पास टोटल फोर्स निकल कर आएगी। बात समझ रहे हैं? एक वेट मतलब ऑब्जेक्ट है, तो जो भी उसका वेट है हमें उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ऊपर लेकर जाने के लिए। जितना वेट है अगर उतनी फोर्स लगाएंगे तो ऊपर की तरफ नहीं लेकर जा सकते, तो उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं कितनी फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी इस वेट के अगेंस्ट और कि ऊपर की तरफ जाए इस एक्सेलरेशन के साथ। तो हमें बताए फोर्स का होगा F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन गिवन है, मास निकाल लेता है वेट के थ्रू, W इज इक्वल टू mg, वेट है 3920 इक्वल्स टू मास हम मालूम करने जा रहे हैं, ग्रेविटी है 9.8, 9.8 यहां आकर 3920 से डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारे पास। तो 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, इट्स 400 kg। हेलीकॉप्टर का मास निकल कर आ रहा है 400 kg। तो F आ गया कितना? F इज इक्वल टू एम ए, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 400 मास आ रहा है और ये 2 यहां मौजूद है, तो ये आ गया हमारे पास 800 न्यूटन की वो फोर्स है जो कि वेट के अलावा और लगानी पड़ेगी इसको ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए, वेट के अलावा और लगानी पड़ेगी। तो टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या है, ये मैं यहां लिख चुका हूं, वेट प्लस अप्लाइड फोर्स। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू वेट है 3920 प्लस 800, टोटल फोर्स जो हमारे पास निकल कर आएगी वो आएगी कितनी? 4720 न्यूटन। क्योंकि हमें इससे उतनी फोर्स नहीं लगानी ना जितना उसका, या उतनी फोर्स थोड़ी लगानी है कि जितना उसका वेट है, उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर उतनी फोर्स लगाएंगे तब तो आप उसको ऊपर की तरफ तो नहीं लेकर जा सकते, हाँ वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जरूर रहेगा। अब ये देखिए इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अगर वो एक दूसरा केस इसका है कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है जो कि है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड, तब बताइए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब कांस्टेंट स्पीड है तो हम सबको पता है कि कांस्टेंट स्पीड पर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है, यानी एक चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब जब एक्सेलरेशन नहीं है तो अब ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये एक ही पॉइंट पर चलता रहेगा।
क्या होगा? देखिए अब मैं फोर्स निकालू, फोर्स कितनी होगी? अप्लाइड फोर्स, मास है 400, एक्सेलरेशन है 0, अप्लाइड फोर्स कितनी आ गई? 400, टोटल सॉरी 0, टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वेट प्लस अप्लाइड फोर्स। तो वेट कितना है? 3920, अप्लाइड फोर्स कितनी है? 0 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितनी आ गई? 3920 न्यूटन। ये वो फोर्स है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी पर होगी, इतना ही वेट। इसमें ये ना एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा होगा, ना डिसेलरेट करके नीचे आ रहा होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको दोनों? तो ये दो इसके आंसर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, तो कर लीजिए इसको भी। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। अब ये केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन। एक 100 ग्राम की बुलेट है जो कि एक 10 kg के गन से फायर हुई, और जिस स्पीड के साथ बुलेट निकली है उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन? मतलब जैसे ही हम गन चलाएंगे तो रिकॉइल पीछे की तरफ आएगा, तो उस रिकॉइल की हमने वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली में। अब यहां पर देखते हैं कि अगर मैं m1 कह देता हूं बुलेट को, तो बुलेट जो है उसका मास गिवन है 100 ग्राम, जिसको मैं किलोग्राम में ले जाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा 0.1 kg। और जो m2 है जिसको मैं कह रहा हूं गन, उसका मास है 10 kg। अच्छा, जब गन चली नहीं है तो बुलेट भी गन के अंदर रेस्ट के स्टेट में है, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0.1 वो भी 0 है, और गन भी क्योंकि अभी चली नहीं है तो गन की भी इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है। जब बुलेट चली तो बुलेट किस स्पीड के साथ निकली? 100 मीटर पर सेकंड। और रिकॉइल ऑफ द गन की फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी। So according to law of conservation of angular momentum and linear momentum, is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। तो m1 कितना है? 0.1, u1 कितना है? 0, m2 कितना है? 10 इंटू 0, क्योंकि u2 भी 0 है। m1 कितना है? 0.1, v1 कितना है? 100, m2 कितना है? 10, और v2 कितना है? v2 मालूम तो करना, लेकिन v2 यहाँ नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होने की वजह यह है क्योंकि रिकॉइल की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में बुलेट निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल जाएगा, इस वजह से उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव रखें। अब ये पूरी साइड तो 0 हो रही है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10, ये हो जाएगा माइनस का 10 v2, माइनस का 10 v2 यहां ले आए, हो जाएगा प्लस का 10 v2 इक्वल्स टू 10, देन v2 इज इक्वल्स टू 10 by 10, v2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी होगी रिकॉइल ऑफ द गन की वो होगी 1 मीटर पर सेकंड। बुक क्या कह रही है? बुक में आंसर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो बुक का जो आंसर लिखा हुआ है वो यहां पर गलत है। एक्चुअल इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड का। मे बी के बुक के आगे आने वाले वर्जन के अंदर ये उसको करेक्ट कर दें, लेकिन जो रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकंड। ट्रस्ट कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर। कर लीजिए इसको। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं मशीन गन फायर 10 बुलेट पर सेकंड इनटू अ टारगेट। एक मशीन गन है जिससे 10 बुलेट निकलनी है 1 सेकंड के अंदर। हर एक बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम है, और हर एक बुलेट की जो स्पीड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन द पोजीशन। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि यहां हो क्या रहा है, मतलब फोर्स का इस सिनेरियो से क्या लेना देना है। देखिए जब भी मशीन गन चलाई जाएगी तो मशीन गन से जो फोर्स लग रही होगी वो आपके आर्म पर पीछे की तरफ लग रही होगी,
तो आपको फोर्स आगे की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि आप उसी पोजीशन के ऊपर खड़े रह सके, स्टैटिक रह सके। मतलब मुमकिन है कि उसी की वजह से आप खुद पीछे जाकर गिरे। तो जितनी फोर्स मशीन गन पीछे की तरफ लगा रही है उतनी ही फोर्स आपने भी आगे की तरफ लगानी है। अब मैं यह बोलूं कि यहां पर किस सिनेरियो को किस तरह से, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो मशीन गन है वो पीछे की तरफ कितनी फोर्स लगा रही है? तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू होता है फोर्स के। अब चेंज इन मोमेंटम क्योंकि निकालना है, तो चेंज मोमेंटम निकालने के लिए मुझे पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फाइनल मोमेंटम, उनका चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर फोर्स आएगी। अब देखिए एक बुलेट का मास है, मास ऑफ वन बुलेट इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। तो मास ऑफ 10 बुलेट्स 200 ग्राम। 10 बुलेट का मास कितना होगा? 200 ग्राम का, और किलोग्राम में लिखे तो कितना? 0.2 kg। क्यों 0.2 kg? 200 डिवाइडेड बाय 1000, इससे कैंसिल, 2/10 यानी 1/5, और 1/5 को मैं कर लूं 1/5, तो 1 यहां 5 यहां पॉइंट लाके 0 ले लिया, 10। तो 0.2 kg मेरे पास एक बुलेट का 10 बुलेट का मास निकल कर आ गया। सही। अब कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है? अच्छा मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जब बुलेट से निकली नहीं है गन से तब वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। और जब बुलेट निकली है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 1500 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 1 सेकंड के अंदर निकलनी है। तो फोर्स का मामला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ना। तो कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? mvf। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? mvi, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = mv। मास कितना है? 0.2, फाइनल वेलोसिटी है 1500। मास है 0.2, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है 1 सेकंड। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगी 300 न्यूटन। 1500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 न्यूटन। अब ये अप्लाइड फोर्स है कि भाई मतलब जब बुलेट निकल रही है तो वो आपके हैंड पर कितनी फोर्स लगाएगी? 300 न्यूटन की। तो नेसेसरी फोर्स जो हमें चाहिए उसी पोजीशन पर खड़े रहने के लिए वो भी कितनी होगी? 300 न्यूटन की। अगर वो फोर्स भी 300 न्यूटन की रहेगी तो फिर आप अपनी जगह पर रहकर गन को चला सकते हैं, अदरवाइज आप खुद ही पीछे जाकर गिर जाएंगे। सही। कर लीजिए इसको भी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा जरा लॉजिकल है, थोड़ा लॉजिक आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कह रहे हैं कि एक 50 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया गया। मान लें कि बुलेट जो फायर हो रही है वो इस पॉइंट से बुलेट जो है वो फायर हो रही है। सही। और यहां पर हमारे पास एक अदद एक सीलिंग के साथ एक कॉर्ड से एक ब्लॉक हैंग हुआ है, और उस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। कह रहे हैं 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक। सही। दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। मतलब जैसे इससे बुलेट लगेगी आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करेगा। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाय 10 सेंटीमीटर। ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही बुलेट ने आकर इस पर हिट किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां उठकर चला गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठकर चला गया 10 सेंटीमीटर ऊपर। यानी पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था? यहां पर। तो ये डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर का तय किया। मतलब ब्लॉक किधर आ गया? ब्लॉक आ गया उठकर यहां पर। 10 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस तय किया। सही। अब सिनेरियो क्या? और बुलेट यहां से निकली है, और ये जो बुलेट है ये जाकर हिट करेगी किसको? इस वाले ब्लॉक को। सही। अब सिनेरियो कंसीडर करते हैं। देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, दिया हुआ क्या क्या है? मान ले मास ऑफ बुलेट को मैंने कह दिया m1 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को सबसे पहले तो हम ले आते हैं किसके अंदर? 50 ग्राम को ले आते हैं किलोग्राम के अंदर। पचास ग्राम को लेके आना है किलोग्राम के अंदर, तो कैसे लाएंगे भाई? 5 डिवाइडेड बाय 100, इट्स 0.05 kg। ये मास है बुलेट का।
फायर जब हुई तो किसमें लगी? ब्लॉक में लगी। ब्लॉक का ये ब्लॉक आएगा, ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास आएगा 10 kg। चलो जी, बहुत जबरदस्त। That is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced, so that its center of gravity rises by 10 cm, यानी कितनी हाइट उसने कवर करी? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले आते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100, 0.1 मीटर का उसने डिस्टेंस तय किया। What was the speed of the bullet? हमने बतानी है फाइनल वेलोसिटी बुलेट की। अच्छा, बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा, बुलेट m1 है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी v1। अब एक बात जरा नोट करो, देखो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। क्यों भाई? ये बुलेट यहां से निकली, जाकर लगी किसमें? ब्लॉक में। अब जब ब्लॉक के अंदर जाकर लगी तो ब्लॉक और बुलेट साथ ही तो ऊपर गए भाई, बुलेट तो इसमें लग चुकी। अब बुलेट ब्लॉक के अंदर ही है और ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही फाइनल वेलोसिटी बुलेट की भी होगी। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास v2 होगा और जो v1 है ये दोनों सेम है भाई, क्योंकि बुलेट ब्लॉक में लग गई ना, तो ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होंगी। दोनों की फाइनल वेलोसिटी को मैंने v कह दिया। अब मैं एक की निकालूंगा, दोनों की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। सही। अब सिनेरियो क्या है मेरे पास? मुझे सबसे पहले तो ये कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर, मुझे इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे नेसेसरी चीज जो है, जो कि मुझे यहां चाहिए, वो होगी इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं देखूं कि किस वेलोसिटी के साथ बुलेट आई थी। फाइनल वेलोसिटी तो इसकी कौन सी हो जाएगी कि जब ये इसके अंदर लगी। अब इसकी मुझे निकालनी पड़ेगी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, यानी मुझे यहां पर चाहिए इसका u1 चाहिए, और ब्लॉक तो रेस्ट में है ना, ब्लॉक इनिशियली कैसे है? रेस्ट में है, तो उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझे चाहिए एक्चुअली में बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेस हुआ 10 सेंटीमीटर। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है। सही, कि किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये आया होगा। चलो जी, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं हम? अगर मैं यूज करूं इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या मैं कर सकता हूं vf = vi + at? नहीं, vf = vi + at नहीं कर सकते, क्योंकि क्या क्या नहीं है। अब क्योंकि ऊपर की तरफ गया है ब्लॉक, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो a के बजाय क्या आ जाएगा? a के बजाय आ जाएगा g। a के बजाय आ जाएगा g ना, a के बजाय g निकल कर आएगा। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, देख। अच्छा देखिए जी, सब कुछ सही करते जा रहे हैं, लेकिन सवाल को जरा दोबारा से पढ़ा जाए तो ये देखिए, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताएं कि ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी। तो u1 हमने मालूम करना है। इस u1 को मालूम करने के लिए एक बात तो बड़ी सही है कि जब ये बुलेट इसके अंदर लगी उससे पहले ये रेस्ट के अंदर था, और उसके बाद फिर ये मूवमेंट के स्टेट में आया। जब मुझे ये निकालना है तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, किस फाइनल वेलोसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ गया। जब तक बुलेट नहीं लगी थी ये रेस्ट में था, जैसे ही बुलेट लगी तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। तो अब मैं इस पे लगाऊं 2as = vf² - vi²। तो मैंने कहा भाई एक्सेलरेशन तो कितनी होगी? एक्सेलरेशन होगी 9.8, ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। डिस्टेंस कितना तय हुआ? डिस्टेंस तय हुआ 0.1 मीटर का। इनिशियली ये रेस्ट में था तो इसको रखेंगे 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था। जब इनको हमने मल्टीप्लाई कराया तो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई वो है 2 multiplied by 9.8 multiplied by 0.1, it's 1.96 equals to vf², and root of vf² is equals to 1.96. Then root of 1.96 it's vf is equals to 1.38, which is approximately vf is approximately equals to 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी फाइनल वेलोसिटी है? ये ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी है। जब ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी है तो ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ गए हैं, यानी ये फाइनल वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल रखा है? v1, v2, और v2 किसकी है? ब्लॉक की। तो v2 कितना है? v2 है 1.4 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 भी कितना है? v1 भी है 1.4 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी मुझे पता चल गई। निकालनी है मैंने बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1
प्लस M2 V2। अब M1 कितना है? M1 है 0.05, U1 तो हमने मालूम करना है। M2 कितना है? M2 है हमारे पास 10 और U2 0। M1 कितना है? 0.05, ये है 1.4 प्लस M2 कितना है? M2 है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो 0.05 इंटू U1, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.05 प्लस 10 multiplied by 1.4, it's 14.07, then u1 is equals to 14.07 divided by 0.05, u1 is equals to 14.07 divided by 0.05, the answer is 281.4 meter per second। 281.4 मीटर पर सेकंड। मैं दोबारा से बता दूं इस वाले में हुआ क्या है। हमें कह रहे थे कि एक गन है कि जिससे एक बुलेट निकलती है और उस बुलेट का मास है 50 ग्राम। जब वो इसके अंदर जाकर हिट करती है तो आप ये बताइए कि वेलोसिटी कितनी थी इस बुलेट की जिसने आकर इसको हिट किया। अब हमने कंसिडरेशन करी कि भाई जब ये आकर इसको हिट करेगी तो ब्लॉक और बुलेट का मास सेम हो जाएगा। बात बोल रहा हूं, वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी थी इसकी फाइनल वेलोसिटी कि भाई कितनी वेलोसिटी के साथ ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, u1 कैलकुलेट करने के लिए ना। तो उसके लिए हमने लगाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ग्रेविटी रखी 9.8, डिस्प्लेसमेंट कितनी तय हुई है 0.1, फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 रख दिया, मल्टीप्लाई कराया 1.96 आया, रूट निकाला 1.38, सही। यही वेलोसिटी क्योंकि मैंने बोला था जो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही फाइनल वेलोसिटी बुलेट की होगी, तो जितना v2 उतना ही v1 फॉर्मूले के अंदर पुट किया और u1 निकाला। कोई डाउट हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं, कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं 60 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 केजी। एक बॉल है कि जिसका मास है 70 ग्राम और एक दूसरी बॉल है कि जिसका मास है 140 ग्राम, डबल है मतलब मास में। इसको भी किलोग्राम में ले आते हैं, इसको भी किलोग्राम में ले आते हैं। किस तरह? It's 0.07 kg and it's 0.14 kg। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल u1 जो है पहली बॉल का वो 9 मीटर पर सेकंड है, while the other second ball is at rest यानी u2 जो है वो 0। if the collision was perfectly elastic find the final velocity of the ball, v1 v2 हमने बताना है। वो जो हमने v1 v2 की डेरिवेशंस कर रखी हैं वो यहां पर हमारे काम आएंगी, उनको इस्तेमाल करते हैं और दोनों की वेलोसिटीज निकालते हैं। देन m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला मैंने राइट किया था, इसको इस्तेमाल
जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, कह रहे हैं अ ट्रक वेट 2500 kg, एक ट्रक है कि जिसका मास है 2500 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद द स्टेशनरी कार, एक स्टेशनरी कार यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, जिसका मास था 1000 kg। The truck and car move together after the impact, calculate their common velocity। दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड होकर ट्रेवल करे, तो भी बताना है हमने। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देन m1u1 would be 2500 multiplied by 21 plus m2 1000 multiplied by 0। अब ये भी v होगा तो m1 है 2500 इंटू वी, m2 है 1000 इंटू वी। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं किस तरीके से, कैलकुलेटर ले लेते हैं। करना यह है कि 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, द आंसर वुड बी 52500। इस तरफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनमें से भी कॉमन लेकर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3500। देन 52500 डिवाइडेड बाय 3500, v is equals to, इससे कैंसिल, v is equals to 525 divided by 35, it's 15 meter per second। Their common velocities would be 15 meter per second। So far we have successfully completed the dynamics numerical and the kinematics numericals। तो hopefully कि numericals आपको आपके पेपर के अंदर कुछ मदद करें। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।